फ्रेंड्स, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स का। और वो चैप्टर हमारा क्या है? गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र। अब यहाँ पर जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम अभी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सेकंड टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल के गुणधर्म। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये सारे टॉपिक आज हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब न्यूटन का जो हमारा लॉ है उसकी हम बात कर रहे हैं कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये लॉ ये बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये लॉ क्या बोल रहा है? यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे मासेस हैं, जितने भी द्रव्यमान है, ये जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पिंड हैं, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नाउ द फोर्स बिटवीन टू मासेस। अब अगर आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालना है, दो पिंडों के मध्य का बल निकालना है, तो उसका मान क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो द फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो द्रव्यमानों के मध्य बल। अब कितना लग रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है एंड तो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये हो गया। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। सो इसका मास मैं ले लेता हूं m1, इसका मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r। नाउ अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन दोनों के बीच में फोर्स निकाले, क्या निकाले? बल निकाले। तो दो द्रव्यमानों के मध्य बल। अब ये जो दोनों मासेस है, ये द्रव्यमान है, इनके मध्य बल क्या होगा? फोर्स क्या होगा?
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज, हिंदी में लिख देता हूं मैं, दोनों द्रव्यमानों की गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर दोनों के बीच में फोर्स हम F माने तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये आ गया। दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों द्रव्यमानों के मध्य जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो हिंदी में हम लिख देते हैं दोनों द्रव्यमानों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमको क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास में था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और दूसरा हमारा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, दोनों को एक साथ में लूं, तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो, क्या हटाते हो, समानुपाती चिन्ह को हटाते हो, तो क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है, बराबर का चिन्ह आता है और साथ में कांस्टेंट आता है। तो यहां पर हम कांस्टेंट G लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। एंड इस G को हम क्या बोलते हैं, G ये हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हिंदी में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा G हो गया। और G की अगर हम वैल्यू की बात करें तो G की वैल्यू क्या होती है, G हमारा होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब F हमारा फोर्स है, बल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर आप यहां पर वेक्टर का साइन लगाओगे तो आपको साथ में क्या लगाना है, यूनिट वेक्टर लगाना है, एक अंक सदिश लगाना है। अब हमने बोला था कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण को दर्शाने के लिए या अट्रैक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि M1 और M2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो हर केस में आपका अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेगेटिव साइन shows that the force between
M1 and M2 is attractive. Is attractive. हिंदी में लिख देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि M1 तथा M2 के मध्य कार्यरत बल आकर्षण बल है। आकर्षण बल है। तो M1 और M2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या अट्रैक्टिव है, आकर्षण बल है। आगे मूव करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के गुणधर्म। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाल दिया है, F इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और हमने ये बोला था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग नेचर में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हर केस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब ये जो हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के गुणधर्म। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ये बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। अब इसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगेगा, उसके अनुदिश लगेगा। तो हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं, गुरुत्वीय बल सदैव दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स में अन्योन्य बल है। अब अन्योन्य बल का मतलब यह है कि अगर मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता हूं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी मेरे को खींचेगा। तो यही हमने लिखा है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो F12 का मतलब, अगर हम F12 की बात करें तो F12 यहां पर हो गया है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर मैं लिख देता हूं। तो गुरुत्वीय बल अन्योन्य बल है, अन्योन्य बल है, अर्थात F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये हो गया। अब F12 क्या है, F21 क्या है, अगर उसकी बात करें तो हम क्या करते हैं, वापस पहले वाला डायग्राम बना देते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो m2 से m1 की तरफ, m2 से m1 की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लग जाएगा, F21। ये आ गया। एंड m1 से m2 की तरफ जो फोर्स लगेगा, m1 से m2 की तरफ हो जाएगा F12। तो 2 से 1 की तरफ तो F21 और 1 से 2 की तरफ F12। या फिर हम ये बोले कि M2 पर M1 के कारण, ठीक है, M2 पर M1 के कारण जो फोर्स लगेगा
उसको हम बोल देते हैं तो फोर्स ऑन M2 बाय M1, फोर्स ऑन M2 बाय M1, तो 2 पर 1 के कारण फोर्स हमने मान लिया F12, एंड यहां पर अगर आप 1 पर 2 के कारण मानोगे, 1 पर 2 के कारण, ये तो क्या था 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण आपका F12 और 1 पर 2 के कारण आपका F21। ये बोले कि M1 से M2 की तरफ बल या फोर्स हमारा F12 एंड 2 से 1 की तरफ F21। तो न्यूटन के थर्ड के लॉ के अकॉर्डिंग आपका F12 और F21 क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो F12 इक्वल टू माइनस F21, और इसी को हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। गुरुत्वीय बल हमारा क्या अन्योन्य बल है, म्यूचुअल फोर्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस जी इज वेरी स्मॉल, अब हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब यहां पर जी हमारा क्या था, जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, एंड इसकी जो वैल्यू है वो कहते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो हम बोल रहे हैं सिर्फ जी इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जी अत्यंत कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, वो क्या होगा, वीकर होगा, वो न्यून होगा, किससे, इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, स्थिर विद्युत बल तथा नाभिकीय बल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि जी का मान अत्यंत कम है, वेरी स्मॉल का मतलब इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी का मान अत्यंत कम है, अतः गुरुत्वीय बल स्थिर विद्युत बल तथा नाभिकीय बल की तुलना में क्या होता है, वीक होता है, कम होता है। मैं न्यून होता है या कम होता है लिख देता हूं, कम होता है। स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, न्यून होता है, कम होता है। ना आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव। गुरुत्वीय बल क्या है, कंजर्वेटिव है, संरक्षी बल है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यह है, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके किसी मास को, किसी द्रव्यमान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो, तो इसमें जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो ये हम यहां पे लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव, गुरुत्वीय बल क्या कंजर्वेटिव है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग मासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इसलिए द्रव्यमान को इस बल के प्रभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इसी को मैं लिख देता हूं यहां पर, गुरुत्वीय बल क्या है, संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, इसलिए गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, बल के प्रभाव में द्रव्यमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाने में किया गया कार्य ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। सो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये लास्ट पॉइंट क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट एंड द मीडियम बिटवीन द टू मासेस। अब ये क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वीय बल किस पर डिपेंड नहीं करता है? किस पर डिपेंड नहीं करता? इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। कोई दूसरा अगर द्रव्यमान वहां पर है तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल दो मासेस की बात कर रहा है, इनके मध्य जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, कोई थर्ड जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू मासेस। दोनों जो आपके मासेस हैं, दोनों जो द्रव्यमान है, उनके मध्य जो क्या है, माध्यम है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम लिख देते हैं किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य कार्यरत बल अन्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, तथा न ही उन द्रव्यमानों के मध्य स्थित उन द्रव्यमानों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो अगर आप किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य बल निकाल रहे हो, तो वो जो बल होगा, वो जो आपका फोर्स होगा, दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी टाइप से दोनों के अलावा कोई थर्ड मास अगर उधर अवेलेबल है तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, थर्ड मास पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तीसरे द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करेगा। नाउ गुरुत्वीय क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो हम निकाल रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सारे कंटेंट देखने के लिए हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सरस्वती एकेडमी, उसको डाउनलोड करिए और वहां पर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में मिल जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।